आज हम बात करेंगे गोदान की संरचना और उसके प्रमुख पात्रों के बिना। आप सब जानते हैं कि कोई भी कृति, खासकर कथा कृति, बिना पात्रों के संभव नहीं हो सकती है। जब कोई रचनाकार, कोई कथाकार, सर्जक कथावस्तु पर विचार करता है, एक प्लॉट अपने लिए चुनता है, तो उसे एक तरह से निष्पत्ति तक पहुंचाने के लिए उसे पात्रों की जरूरत पड़ती है। यदि पात्र न हो तो कथावस्तु सिर्फ एक संकल्पना बनकर के रह जाएगी। उस संकल्पना को सिद्धि तक पहुंचाने के माध्यम बनते हैं पात्र। किसी भी कथाकृति में, महाकाव्यों में भी यही होता रहा है। तो प्रेमचंद के वहाँ भी जिस कथावस्तु की वो संकल्पना करते हैं, जो विचार उनके मन में आता है कि इस विचार पर एक कहानी लिखनी चाहिए, इस विचार पर एक उपन्यास लिखना चाहिए, उस विचार को अंतिम परिणति देने के लिए, एक तरह से कलात्मक निष्पत्ति तक ले जाने के लिए वे पात्रों का चयन करते हैं। जब हम गोदान पर बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि यह एक ऐसा उपन्यास रहा है जिसमें किसान जीवन की त्रासदी का जो एक बड़ा वृत्त बनता है, कोई छोटा वृत्त नहीं, एक बड़ा वृत्त जो बनता है, प्रेमचंद ने अपने इस उपन्यास में विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से, विभिन्न पात्रों के माध्यम से उस बड़े वृत्त को रेखांकित किया है, उसे पाठकों के समक्ष उपस्थित किया है, ताकि जब आप देखें किसान जीवन को, ग्रामीण जीवन को, तो उसकी त्रासदी को पूर्णता में समझने की कोशिश करें, न कि किसी एक पक्ष को देखें और एक पक्ष को समझकर रह जाएं। तो गोदान को पढ़ते हुए बराबर हमें किसान जीवन की, ग्रामीण जीवन की जो एक बड़ी त्रासदी है, एक बड़ा वृत्त है त्रासदी का, उसे अपने जेहन में रखना चाहिए, अपने मस्तिष्क में रखना चाहिए, अपने विचार में रखना चाहिए। पहली बात तो यह है। और यहीं पर संरचना पर विचार करते हुए, जैसा हम पिछली कक्षाओं में भी चर्चा कर चुके हैं कि गोदान की संरचना पर विचार करते हुए कुछ लोग गांव और शहर की कथा को अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि सिर्फ गांव की कथा होती तब भी गोदान इतनी ही महान कृति के रूप में हमारे सामने उपस्थित होती है। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, शहर की कथा भी जरूरी है। भिन्न भिन्न विचार हैं आलोचकों के। नंदुलारे वाजपेयी जैसे बड़े आलोचक ये मानते थे कि सिर्फ गांव की कथा से काम चल जाता। कई लोग ऐसे रहे हैं। एक बार एक आलोचक ने एक बातचीत में कहा कि उन्होंने तो सिर्फ गांव की कथा ही पढ़ी है, शहर की कथा पढ़ी ही नहीं, और तब भी उन्हें गोदान इतना ही मुकम्मल उपन्यास लगा। ये सब चित्त की संरचनाओं का मामला है। जिस तरह रचनाकार के चित्त की संरचना होती है, उसकी एक बनावट होती है, उसी तरह आलोचक के भी चित्त की संरचना होती है, उसकी एक बनावट होती है। जरूरी नहीं है कि एक आलोचक किसी रचनाकार के चित्त की संपूर्ण संरचना को समझ ले, या अपने चित्त की संरचनाओं को अपनी अलग अलग कृतियों में कोई सर्जक जिस तरह रख रहा है, एक ही आलोचक उन सबको पकड़ ले, ये जरूरी नहीं है। और इसके लिए किसी आलोचक को दोष देने की भी जरूरत नहीं है। सबकी सीमा होती है। नंदुलारे वाजपेयी बड़े आलोचक थे, उनका महत्व निर्विवाद है, लेकिन गोदान की संरचना को समझने का जो तरीका उन्होंने अपनाया, आज उससे सहमति जताने वाले न के बराबर है। आज जो लोग भी गोदान पढ़ते हैं, गोदान को उसकी संपूर्णता में एक महान कथाकृति के रूप में पाते हैं और उसकी चर्चा करते हैं। शहर की कथा को यदि आप निकाल देंगे तो गांव की कथा एकांगी लगने लगेगी। प्रेमचंद शहर की कथा को इस उपन्यास में इसलिए भी ले आते हैं कि शोषण का जो पूरा चक्र है वो शहर के माध्यम से पूरा होता है। यानी पूंजीपति तो शहर में रहता है, जो किसान को अब चूस रहा है, किसान का शोषण कर रहा है। राय साहब जो रहते गांव में हैं, लेकिन जिनके सारे रिश्ते शहर के साथ हैं, सत्ता के साथ हैं, किसान के शोषण में सबकी भागीदारी है। और गांव के बच्चे जब नई दुनिया की खोज में निकलते हैं तो शहरों की तरफ ही जाते हैं, नौकरी की तलाश में शहरों की तरफ ही जाते हैं।
तो यह समझ लेना कि सिर्फ प्रेमचंद को गांव की कथा कहनी चाहिए थी और शहर की नहीं, या यह मान लेना कि प्रेमचंद सिर्फ गांव को ठीक से समझते थे, शहर को ठीक से नहीं समझते थे, हमें लगता है कि कुछ ज़्यादा सोचना है या कुछ अलग कहने के लिए कहने भर जैसा है। यह विभाजित कृति नहीं है, एक मुकम्मल कृति है। इसको बराबर याद रखिए, जेहन में रखिए और न भूलिए कि दोनों कथाएं मिलकर ही गोदान को पूर्णता देती हैं, उसे एक अर्थ देती हैं। अगर मालती और मेहता इस उपन्यास में न आए तो बहुत सारे प्रसंग अधूरे रह जाएंगे। गोबर के माध्यम से, गोबर के शहरीकरण के माध्यम से, गोबर जब शहर से गांव आता है उसमें आए फर्क को देख करके तमाम तरह के जो प्रसंग हैं वो सब अलक्षित रह जाते यदि मालती और मेहता का प्रसंग नहीं होता, शहर का प्रसंग नहीं होता। सरोज जो व्याख्यान देती है विवाह को लेकर के, वो सब शहर का जो जीवन है उसका प्रभाव है, वो सारी चीज़ें आती हैं। तो इसकी संरचना को समझने के लिए जरूरी है। संरचना में भाषा का भी मामला बहुत बड़ा मामला है, उसको भी समझना चाहिए। याद रखिए कि प्रेमचंद से सीखना चाहिए उन लोगों को जो लोग ग्रामीण पात्रों को जब रखते हैं तो उनकी अपनी भाषा में उनसे संवाद बुलवाने लगते हैं। उनके पात्र भोजपुरी बोलने लगते हैं, अवधी बोलने लगते हैं, या कोई और भाषा जहाँ की पृष्ठभूमि हो बोलने लगते हैं। प्रेमचंद ये काम नहीं करते। प्रेमचंद लोक भाषाओं का पुट लाते हैं अपनी भाषा में, यानी अवधी का पुट मिलेगा उनकी भाषा में, भोजपुरी का पुट मिलेगा उनकी भाषा में, लेकिन उनके जो पात्र हैं वो सहज सरल हिंदी बोलते हैं जो सब तक पहुंच जाती है, और उसका जो टच है उसमें लोकेल का टच आ जाता है। यानी कि जो पृष्ठभूमि है, जो क्षेत्र चुना है उन्होंने अपनी रचना के लिए, उस खास कहानी या उपन्यास के लिए, उसका असर भी उसमें आ जाता है। तो प्रेमचंद की ये जो भाषा की कला है इसे सीखना चाहिए। भोजपुरी का पात्र आए और वो भोजपुरी बोलने लगे तभी यह पता चलेगा कि वह किसी भोजपुरी इलाके का है, ये जरूरी नहीं है। मूल चीज ये है कि आप उस कहानी में भोजपुरी जीवन की कौन सी त्रासदी लाना चाहते हैं, भोजपुरी जीवन की कौन सी विशेषता लाना चाहते हैं, कौन सा सौंदर्य लाना चाहते हैं। प्रेमचंद जब अवध की कथा कहते हैं या भोजपुरी क्षेत्र के गांवों में कहीं अपनी कहानी का कोई लोकेल बनाते हैं, चुनते हैं, तो वे समस्याओं को केंद्र में लेकर के आते हैं, न कि भाषा के चक्कर में पड़ते हैं और पाठकों को भी उलझाते नहीं हैं। ये याद रखने की जरूरत है कि सहज, बहुत पारदर्शी भाषा है प्रेमचंद की, बहुत पारदर्शी भाषा है, आर पार झांकती हुई। प्रेमचंद एक ऐसे लेखक हैं जिनकी भाषा का आप कोई गलत प्रयोग कर ही नहीं सकते। यानी कि प्रेमचंद ने जिस उद्देश्य से भाषा का इस्तेमाल किया है उसके अलावा किसी आलोचक के बूते में नहीं है कि वह उसका कोई गलत इस्तेमाल या अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर ले। आपको जाना पड़ेगा उधर। ये बड़ी सिद्धि होती है किसी रचनाकार की जो प्रेमचंद के पास है। आप गोदान के संवादों को उठाकर देखें, जब होरी और धनिया आपस में बात करते हैं, जब मेहता और मालती आपस में बात करते हैं, जब गोबर और झुनिया आपस में बात करते हैं, जब मातादीन और सिलिया आपस में बात करते हैं, जब रूपा की शादी का प्रसंग आता है और होरी के जो संवाद हैं, तब देखें तमाम संदर्भ, जब तमाम गैदरिंग होती है लोगों की, जो अमीर लोग हैं, खन्ना साहब, राय साहब, तमाम लोग मिलते हैं, उनके संवादों को देखें तो आपको पता चलेगा कि प्रेमचंद की मेधा का पता चलेगा आपको, प्रेमचंद की चेतना का पता चलेगा आपको, प्रेमचंद की उस दूरदृष्टि का पता चलेगा जो प्रेमचंद की कथा के कहानियों में, उपन्यासों में विन्यस्त है। प्रेमचंद कहते थे कि साहित्य का काम जो है मनोरंजन करना नहीं है, साहित्य का काम सोए हुए लोगों को जगाना है। और सोए हुए लोगों का जगाना मतलब नींद से सोए हुए लोगों को नहीं जगाना, जिनकी चेतना सो गई है उनकी चेतना को जगाने का मामला प्रेमचंद कह रहे थे। यानी कि स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई जिन लोगों को नहीं दिख रही थी उनको प्रेमचंद सोया हुआ मान रहे थे, जिन लोगों को किसानों की त्रासदी नहीं दिखाई दे रही थी प्रेमचंद उनको सोया हुआ मानते हैं,
जिनको दलित जीवन की त्रासदी नहीं दिखाई दे रही थी, प्रेमचंद उनको सोया हुआ मान रहे हैं। जिन लोगों को अपनी जातियों में ही गर्वबोध दिखाई दे रहा था, प्रेमचंद उन्हें सोया हुआ मानते हैं। जिन लोगों को स्त्रियों के दुख, उनकी त्रासदी, उनका संघर्ष नहीं दिख रहा था, प्रेमचंद उन लोगों को सोया हुआ मानते हैं। यानी कि सोए होने का जो मुहावरा होता है, उसको एक पूर्णता देने की कोशिश करते हैं प्रेमचंद अपनी सोच में, अपने लेखन में। तो प्रेमचंद के वहाँ बहुत स्पष्ट है कि वो कहानियाँ मनोरंजन के लिए नहीं लिख रहे थे। वो कहानियाँ साहित्य के विकास के साथ साथ सामाजिक संरचना में स्थायी, ठोस और सुखद बदलावों के लिए लिख रहे थे, ताकि भारतीय सामाजिक संरचना बदले, राजनीतिक संरचना बदले। याद रखिए कि ये वही प्रेमचंद हैं जो गबन जैसे उपन्यास में एक दलित पात्र देवी दिन खटिक के माध्यम से सवाल करते हैं कि जब तुम स्वराज का नाम लेते हो बाबू, तो तुम्हारे मन में क्या आता है? तुम भी महलों में रहोगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलोगे? इसी तरह के सवाल करता है देवी दिन खटिक। जाहिर है कि प्रेमचंद देवी दिन खटिक के माध्यम से अपनी चिंता जाहिर कर रहे थे कि स्वराज तो हम चाहते हैं दलितों के लिए, वंचितों के लिए, किसानों के लिए, स्त्रियों के लिए, उन सब लोगों के लिए जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से पीछे रह गए हैं, न कि उन लोगों के लिए जो अंग्रेजों के समय में भी सत्ता भोग रहे थे। ये प्रेमचंद की बड़ी चिंता थी। तो जब भी गोदान को पढ़ें या प्रेमचंद की कोई कृति पढ़ें और उनके शिल्प पर भी विचार करें, रचना की संरचना पर भी विचार करें, तो आपको इन बातों को कभी भी दृष्टि से ओझल नहीं करना चाहिए, कभी भी अपने मस्तिष्क से बाहर नहीं जाने देना चाहिए। आइए हम बात करते हैं गोदान के कुछ प्रमुख पात्रों के बारे में। गोदान का सबसे प्रमुख पात्र है होरी, एक किसान जिसकी उम्र दिखता है वो 60 वर्ष का, लेकिन जिसकी उम्र अभी 40 भी एक तरह से नहीं हुई, या 40 के आसपास कहीं होगा। कितना मार्मिक संवाद है। शुरुआत एकदम आरंभ में ही उपन्यास के धनिया और होरी आपस में बात करते हैं, पति पत्नी का संवाद है, और उसमें आता है, कहते हैं कि 60 वर्ष कौन जिएगा। सोचिए कि आजकल 60 वर्ष सामान्य जीवन है, लेकिन उस औपनिवेशिक काल में जब किसान एक तरफ औपनिवेशिक सत्ता से दमित था, दूसरी तरफ जमींदारों से दमित था, यानी कि विदेशी और देसी दोनों सत्ताएं किसानों का शोषण कर रही थीं, उस दौर में एक किसान के लिए 60 वर्ष के जीवन की कल्पना भी बड़ी बात थी। वो कल्पना नहीं कर सकता था कि 60 वर्ष उसको जीवन मिलेगा। कितनी बड़ी त्रासदी है। आज जब हम बात कर रहे हैं तो शायद इसके प्रभाव को उस तरह महसूस न कर पाए, लेकिन कभी विचार करिए, कभी गंभीरता से सोचिए कि किसान सोचता है कि न भरपेट अन्न है, न कपड़े हैं, न दवा की व्यवस्था है, बीमारी हो जाए, कुछ भी हो जाए तो किसी चीज की कोई व्यवस्था नहीं है, इसमें 60 वर्ष कौन जिएगा। बहुत बड़ी त्रासदी है मित्रों। प्रेमचंद जब किसानों की बात लेकर आते हैं, होरी जैसे पात्रों को लेकर आते हैं, तो वो दिखाते हैं कि ये वे पात्र हैं जिनके माध्यम से देश सुखी होता है, सबके घर तक अन्न पहुंचता है, जो संपन्न लोग हैं, जिनका पेट भर जाता है, जो बहुत सुख सुविधाओं के साथ रहते हैं, वो इन किसानों के परिश्रम से संभव होता है। लेकिन सबके घर तक अन्न पहुंचाने वाले किसान के अपने घर में अन्न नहीं है। होरी का जो पूरा वर्णन है, होरी के परिवार का जो पूरा वर्णन है इस उपन्यास में, उसको पढ़िए तो भीतर तक हिल जाता है मन। कुछ नहीं है, सिर्फ मर्यादा की बात है, मर्यादा का मामला है। किसान है, मर्यादाएं उसके साथ हैं। ये प्रेमचंद होरी के माध्यम से लाते हैं। एक तरह से होरी उस समय के भारतीय किसान का प्रतिनिधि चरित्र बनता है। वो सिर्फ अवध के अपने बेलारी गांव में नहीं है, भारत के किसी भी हिस्से के किसान को यदि आप 1935-36 में देखेंगे तो वह होरी जैसा ही दिखेगा। वो कर्नाटक में हो, केरल में हो, तमिलनाडु में हो, वो बंगाल में हो, उड़ीसा में हो, महाराष्ट्र में हो, गुजरात में हो, कहीं के भी किसान की स्थिति बेलारी गांव के होरी से अलग नहीं है। पूरा देश किसानों के लिए बेलारी जैसा ही है। यानी कि होरी का गांव बेलारी किसान संदर्भ में देखें तो भारत को एक तरह से प्रतिबिंबित करता है। पूरे भारत को, 1935 और 36 के भारत को प्रतिबिंबित करता है। उस औपनिवेशिक जमींदारी व्यवस्था को
प्रतिबिंबित करता है, जिसमें किसान के पास न चैन की नींद थी, न भरपेट भोजन था, न इतनी संपन्नता कि बेटियों का ठीक से विवाह कर सके, उनके हमउम्र जोड़ों के साथ विवाह कर सके, हमउम्र जोड़े बना सके, हमउम्र दामाद ढूंढ सके। ये नहीं था किसान के पास। बेटियों के बेचने का दुखद प्रसंग प्रेमचंद उठाते हैं गोदान जैसे उपन्यास में। पिता की उम्र के व्यक्तियों के साथ ब्याही जाती हैं होरी की बेटियां और तमाम बेटियां उस समय भारत में किसानों की बेटियों का ये दुख है। इसे होरी जैसे केंद्रीय चरित्र के माध्यम से ही प्रेमचंद दिखा पाते हैं। होरी है तो धनिया है, होरी है तो गोबर है। एक पूरा एक वृत्त, जो मैं कह रहा था कि शोषण का जो वृत्त है, उस वृत्त के भीतर का जो एक वृत्त है वह होरी से निर्मित होता है। धनिया, मैंने पिछली कक्षा में भी चर्चा की थी कि धनिया जैसा तेजस्वी चरित्र प्रेमचंद दूसरा नहीं निर्मित कर सके। वह पूस की रात की मुन्नी का विकास है। प्रेमचंद चाहते थे कि भारतीय स्त्रियों में धनिया जैसी तेजस्विता होनी चाहिए कि वे गलत को गलत और सही को सही कहने का साहस तो रखें। सिर्फ अपने पुरुषों का, अपने पति का या अपने घर के जो भी पुरुष हैं जो मालिक बने बैठे हैं उनका मुंह न जोहती रहें, अपनी बात कहें। धनिया अपनी बात कहती है। ये प्रेमचंद की स्त्रियों के प्रति संकल्पना का प्रतिफल है। एक तरह से देखें तो धनिया मतलब भारत में स्त्रियां कैसी होनी चाहिए उसका एक प्रतिरूप धनिया भी है। जाहिर है कि सिर्फ एक स्त्री में वो सारी बातें नहीं दिखा सकते थे प्रेमचंद, संभव नहीं था, लेकिन धनिया उसका एक बड़ा रूप है। अपने उत्तर काल में यानी कि उपन्यास के अंतिम चरण में पहुंचकर मालती जैसी बनती है, प्रेमचंद एक वैसी स्त्री का भी स्वप्न देखते हैं। स्वतंत्र चेता स्त्री, पढ़ी लिखी स्त्री, आत्मनिर्भर स्त्री, जो पुरुषों के पीछे नहीं चलती, पुरुष जिसके पीछे चलते हैं, जिससे मार्ग पाते हैं, एक ऐसी स्त्री ढूंढते हैं। वो गोविंदी जैसी, यानी जिसका हमने जिक्र किया था पिछली कक्षा में भी, गोविंदी, कामिनी जिसका एक नाम आता है, जो खन्ना साहब की पत्नी है, वो घरेलू किस्म की स्त्री है। एक चित्र प्रेमचंद यह भी लेकर आते हैं। तो एक मामला यह है। तो होरी का चरित्र याद रखने की जरूरत है, उसके बिना बात नहीं कर सकते आप। और जैसे ही होरी पर बात करेंगे वैसे ही धनिया अपने आप उपन्यास में आपके सामने आती है, जो दुर्लभ चरित्र है। याद रखिए, बहुत दूर तक साथ देने वाला चरित्र है धनिया। कई बार संकट में यदि कोई हो और उसे धनिया का चरित्र याद आए तो रास्ता मिलता है। ऐसा तेज है धनिया के चरित्र में। और गोबर, वह विडंबना को सूचित करने वाला एक तरह से पात्र है। किसान का बेटा है, नाम है गोबर। यह गोबर जो शहर की तरफ जाता है और शहर और गांव के बीच में एक तरह से सेतु का काम करता है, पुल बनाने का काम करता है। उसको देखकर अचानक शहर के प्रति आकर्षण पैदा होता है गांव में। उसके पहले शहर को लेकर भांति भांति के बातें गांव में पाई जाती हैं। आज़ादी के पहले के गांव में बहुत सारे प्रसंग, बहुत सारी कहानियां आप लोग पढ़ेंगे जिसमें लगेगा कि गांव के लोग शहर के बारे में सोचते थे कि वो बहुत गलत किस्म की जगह है, वहाँ नहीं जाना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। लेकिन जब गोबर लौट कर आता है गांव तो लोगों को लगता है कि नहीं, ये तो अच्छी जगह है। दाता दीन से लेकर गांव का जो भी हर व्यक्ति उसको समझता है कि कुछ नया है। और लोग तो गोबर से कहते भी हैं कि अपने मतलब भाई को भी ले जाओ। भाई का मतलब सगा भाई नहीं, मतलब अपने बेटे के लिए भी वो कहते हैं कि ये तुम्हारा भाई ही लगेगा, इसको भी शहर ले जाओ, कुछ काम मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो एक तरह से गोबर जो है वह नई पीढ़ी का प्रतीक है। और इसको ऐसे समझिए कि किसान से मजदूर बनने की जो प्रक्रिया है वो उसको भी सूचित करता है। होरी किसान है, गोबर किसानी के लिए तैयार नहीं है। उसने देखा है अपने पिता के त्रस्त जीवन को, अपने पिता के दुख को, उसके संघर्ष को, इसलिए वह शहर भागता है। सोचता है कि मजदूरी करेंगे, कमाएंगे और खाएंगे। यहाँ तो कमाइए फिर भी नहीं खा पाते हैं, पेट नहीं भर पाता और जमींदार की गुलामी अलग से करनी पड़ती है। तो जो चीज़ पूस की रात में प्रेमचंद ने चित्रित किया था कि हल्कू सोचता है कि अब इससे अच्छा है कि मजदूरी कर लेंगे,
अब ये नीलगाय खेत चर जाती हैं, सब कुछ नष्ट हो जाता है। वहाँ पर भी प्रेमचंद इस त्रासदी को रेखांकित करते हैं। प्रेमचंद इसे अच्छा नहीं मानते थे। किसान के मजदूर बन जाने को प्रेमचंद अच्छा नहीं मानते थे। उनको लगता था कि ये त्रासदी है। इसे पूस की रात में दिखाते हैं और फिर गोदान में गोबर के माध्यम से दिखाते हैं कि गोबर होरी की तरह बनने को तैयार नहीं है। तो किसान से मजदूर बनने की जो एक प्रक्रिया है, मिल मजदूरों की का एक चरित्र बनाने की जो कोशिश है, वो गोबर के माध्यम से प्रेमचंद करते हैं। गोबर के माध्यम से झुनिया का प्रसंग आता है, जो गोबर की पत्नी बनती है बाद में। यहां भी धनिया का चरित्र बहुत उदात्त है। वह गर्भवती झुनिया को घर लाती है, बेटा भाग जाता है, गोबर भाग जाता है, उसे स्वीकार नहीं कर पाता कि पत्नी के रूप में कैसे लाकर दिखाएगा समाज को। धनिया ले आती है और उसे बहू के रूप में स्वीकार करती है, फिर गोबर भी आता है और उनका जीवन आगे बढ़ता है। झुनिया का प्रसंग जब आता है तो याद रखिए, भोला की बेटी है और विधवा है, बाल विधवा है। उसका प्रेमचंद झुनिया के माध्यम से यह भी दिखाते हैं कि स्त्री का इसमें क्या दोष है कि वो बाल विधवा हो गई। विधवा होने में उसका कोई कसूर नहीं है, लेकिन उसका पूरा जीवन बचा है, उसकी इच्छाएं बची हुई हैं, उसकी उमंगें बची हुई हैं। आप परंपरा के नाम पर एक स्त्री का इस रूप में शोषण करें, उसके जीवन को नारकीय बना दें कि वो विधवा हो गई है, यह उचित नहीं है। प्रेमचंद झुनिया का पुनर्विवाह कराते हैं गोबर से और उसे एक सुंदर जीवन देने की संकल्पना प्रस्तुत करते हैं उपन्यास में। झुनिया अपने आरंभिक बातचीत में बड़ी प्रगतिशील दिखाई देती है। वो कहती है कि मैंने अपने पति से कह दिया था, गोबर से बातचीत करती है तो कहती है कि मैंने अपने पति से कह दिया था कि पुरुष यदि दूसरी स्त्रियों के पीछे भागेगा तो जो स्त्री है वो भी अपने मन का करेगी। पत्नी के संदर्भ में वो ये बात करती है। ये बड़ी नई बात थी उस दौर में। हालांकि बाद में झुनिया एक परंपरागत स्त्री की तरह ही उपन्यास में दिखती है, लेकिन विधवा का उसका जो अभिशप्त जीवन है उससे बाहर निकल आती है। वह एक सामान्य सहज जीवन जो कि किसी भी स्त्री को मिलना ही चाहिए, उसका अधिकार है, वो उसे मिलता है और ये प्रेमचंद झुनिया के माध्यम से संभव करते हैं। सिलिया के माध्यम से प्रेमचंद इस उपन्यास में स्त्री के दुख और उस पर भी दलित स्त्री के दुख को सूचित करने के लिए एक तरह से देखें कि उस चरित्र का प्रयोग करते हैं। सिलिया दलित है, स्त्री है, माता दीन ब्राह्मण है और उनके बीच प्रेम है और इस पूरी प्रक्रिया में सिलिया का जो शोषण होता है उसे बहुत मार्मिक ढंग से प्रेमचंद ने उभारा है और एक निष्पत्ति तक पहुंचाया है। माता दीन स्वीकार करता है सिलिया को। आप याद रखें कि माता दीन का जो हृदय परिवर्तन है गोदान में इकलौता हृदय परिवर्तन है जिस ओर कम लोगों की दृष्टि जाती है। लोग मानकर चलते हैं कि गोदान में कोई हृदय परिवर्तन नहीं है, लेकिन माता दीन का हृदय परिवर्तन है और यह भविष्य के जीव द्रव्य की तरह परिवर्तन है। प्रेमचंद दिखाते हैं कि आने वाले समय में प्रेम महत्वपूर्ण होना चाहिए। आने वाला जो समय है, आने वाला जो भारत है, जो एक सुंदर भारत होगा, विकसित भारत होगा, उसमें प्रेम को महत्व मिलना चाहिए, न कि जाति को महत्व मिलना चाहिए। प्रेम महत्वपूर्ण तत्व है, जाति महत्वपूर्ण तत्व नहीं है। प्रेमचंद अपने पूरे लेखन में जाति का प्रत्याख्यान करते हैं, जाति का विरोध करते हैं। प्रेमचंद अपने पूरे लेखन में वर्ण व्यवस्था को प्रश्नांकित करते हैं। उनका मानना था कि वर्ण व्यवस्था को समाप्त किए बिना हम भारतीय समाज को उन्नत नहीं बना सकते। ये बड़ी बात थी प्रेमचंद के संदर्भ में। वह हर तरह से चाहते थे कि भारतीय समाज अपने उन्नति के शिखर पर पहुंचे और वो इसे बाधा के रूप में देखते थे। तो सिलिया का प्रसंग एक तरह से नए भारत का स्वप्न दिखाने का प्रसंग है। प्रेमचंद उसके माध्यम से नए भारत का स्वप्न दिखाते हैं और यह भी कि भारतीय समाज में वंचित तबके के साथ क्या क्या होता था, वंचित तबके को क्या क्या सहना पड़ता था, प्रेमचंद छिपाते नहीं हैं। इसीलिए कई लोगों को लगता है कि प्रेमचंद यथार्थ के नाम पर बहुत कुछ दिखाते हैं। यथार्थ के नाम पर बहुत कुछ नहीं दिखाते प्रेमचंद। यथार्थ के नाम पर प्रेमचंद वह दिखाते हैं जिससे भारतीय समाज को उन्नत, सुंदर, सुखद बनाया जा सकता है। एक ऐसा समाज जो दुनिया में सबसे अग्रगामी हो, भारत का जो
इतिहास रहा है, जिनकी हम अक्सर चर्चा करते हैं, अपने आरंभिक काल में जो भारत रहा है, उन्नत भारत, विकसित भारत, बौद्धिक भारत, प्रेमचंद उसी की कल्पना करके नए भारत की संकल्पना लेकर आते हैं। उन्होंने जहां जहां उंगलियां रखी हैं अपने पात्रों के माध्यम से, कथा वस्तु के माध्यम से, उनको समझने की जरूरत है कि हम उन चीजों को दूर करें तो हम सचमुच उस स्वप्न को पा सकते हैं। प्रेमचंद कहते हैं कि हम एक ऐसी राष्ट्रीयता का स्वप्न देख रहे हैं जिसमें कोई किसी जाति विशेष का नहीं होगा, सब भारतवासी होंगे। कितनी बड़ी बात है, इसे समझने की बात है। देश का गौरव पैदा करते हैं प्रेमचंद अपने लेखन में, अपने पाठकों के मन में, अपने लेखन के माध्यम से। इसे याद रखने की जरूरत है, इसे समझने की जरूरत है। मालती और मेहता का संदर्भ भी महत्वपूर्ण है। मालती अपने आरंभ में जिस रूप में आती हैं उसमें विलास अधिक दिखता है। एक ऐसी स्त्री का चरित्र है जिसमें विलास बहुत है, लेकिन मालती अपने उत्तर जीवन में एक चेतस स्त्री के रूप में आती हैं। मेहता जी एक दार्शनिक व्यक्ति हैं और उनसे विमर्श होते हैं, लेकिन प्रेमचंद ने उन्हें अंत तक आते आते बहुत महत्वपूर्ण चरित्र नहीं माना है, ऐसा बहुत से आलोचक मानते हैं। इसके अलावा भोला का चरित्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। वह झुनिया के पिता हैं और उनके माध्यम से प्रेमचंद ने एक खास बात कही है कि किसानों के बीच में एका नहीं है, इसलिए किसानों का शोषण हो रहा है। ये बड़ी बात है जिसे प्रेमचंद रेखांकित कर रहे थे, किसान एकता की बात। हीरा का प्रसंग है, जो छोटा भाई है होरी का, उसका वो जहर देता है जो गाय होरी के दरवाजे पर बंधी है उसको, और फिर भी होरी उसको बचाता है। धनिया नहीं चाहती बचाना, लेकिन होरी मर्जाद के नाम पर उसको बचाता है। किसान जीवन का एक सौंदर्य भी आप इसे कह सकते हैं कि वह कुटुंब की बात को कुटुंब में ही हल करना चाहता है, और चाहें तो इसे एक ढोंग की तरह भी देख सकते हैं कि सत्य को वो बाहर नहीं आने देना चाहता। खन्ना साहब पूंजीपति हैं और वो पूंजीवाद के आगमन को सूचित करते हैं। राय साहब इस उपन्यास में होरी के बाद बहुत ज़्यादा जगह जो घेरते हैं, बहुत अधिक स्थान जो मिला है वो राय साहब को मिला है। राय साहब जमींदार हैं और उनके माध्यम से जमींदार की चालाकी और उसका पूरा जो शोषण तंत्र है उसे प्रेमचंद ने बहुत बारीकी से रेखांकित किया है कि जब आप राय साहब के चरित्र से गुजरते हैं तो आपकी समझ में आ जाता है कि भारत के जो जमींदार थे वो किसानों का किस किस तरह शोषण करते थे, कितना मीठा बोलकर शोषण करते थे, कभी डरा कर शोषण करते थे। राय साहब के माध्यम से प्रेमचंद यह भी दिखाते हैं कि ये जो जमींदार वर्ग है वह कैसे एक तरफ अंग्रेजों को डलिया भिजवाता है, उपहार भिजवाता है, और दूसरी तरफ स्वाधीनता आंदोलन के साथियों को, कांग्रेस को भी चंदा देता है। यानी कि दोहरी खेल करता है कि ये आ जाएं तब भी हम बने रहें, वो हैं तब तो बने ही हुए हैं। प्रेमचंद जमींदार वर्ग, प्रभु वर्ग के दोहरे चरित्र को ऐसे ही लोगों के माध्यम से उद्घाटित करते हैं और उसमें सफल भी होते हैं। और कितना सुखद है कि प्रेमचंद जो समझ रहे थे वो सब का सब ठीक ठीक सबको ठीक लगा। उसमें कहीं किसी को ऐसा नहीं लगता है कि प्रेमचंद ने इसको कम समझा, इसको ज़्यादा समझा। बहुत जिसे कहते हैं ना कि समझने का जो प्रतिशत है वो बड़ा बैलेंस है, बड़ा ठीक ढंग से चीज़ें सामने निकल करके आई हैं प्रेमचंद के वहाँ। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चरित्र हैं इस उपन्यास के। इनके बिना गोदान पर बात नहीं हो सकती। जब भी कथा वस्तु का विश्लेषण आप करने उतरेंगे तो होरी आएंगे, धनिया आएगी, गोबर आएगा, राय साहब आएंगे, माता दीन, दाता दीन, मेहता, मालती, ये सब लोग आएंगे इस उपन्यास में। और इन्हीं के माध्यम से इस उपन्यास का जो पूरा वृत्त बनता है आप उसे खोल पाएंगे, उसका दरवाजा कहीं से प्राप्त करके उसमें प्रवेश कर पाएंगे और इसका विश्लेषण कर पाएंगे और उस किसान त्रासदी को, उसके बहुस्तरीयता को समझ पाएंगे और समझा पाएंगे जो प्रेमचंद दिखाना चाहते थे, समझाना चाहते थे, बताना चाहते थे। धन्यवाद।